Hello everyone and welcome back to my Hello everyone and welcome back to your own channel that is Aman Sir's Eduanity and बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ. इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर फ्रॉम स्टैंडर्ड 9. हमने उसमें एटमॉस्फेयर तक का कवर किया था एंड आज हम उसमें रेन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट इज रेन? रेन इज द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स. वी ऑल नो दिस, है ना. रेन मीन्स द फॉलिंग ऑफ द वाटर ड्रॉप्स. फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द रेन क्लाउड्स. कहाँ से बहता है पानी? गिरता है फ्रॉम द रेन क्लाउड्स. इट विल बी फॉलिंग फ्रॉम द रेन क्लाउड्स इन द एटमोस्फियर एंड दैट विल बी कॉल्ड एज rain. Okay, and how it will be formed? The water drops will be condensed as rain clouds in the atmosphere. Okay, the water drops जो कि हम लोग का evaporation होके जाते हैं ऊपर में, वाटर वेपर फॉर्म में जो ऊपर जाता है एटमोस्फियर में, वही हम लोग का रेन क्लाउड बनेगा एंड लेटर इट विल fall down as rain. Okay, so how are these rain clouds formed? The formation of rain cloud will be taking when condensation of this water will be occurring. Okay, condensation of the water drop, water vapor actually. Okay, जो water vapor होते हैं वो जब ऊपर उठते हैं when they rise up, so they will be receiving very low temperature and उसकी वजह से वो लोग condense हो जाएंगे on the particles which will be present in the air. बहुत सारे अलग अलग टाइप के particles present रहेंगे, उसके ऊपर में वो लोग condense कर जाएंगे. ओके, द वाटर ड्रॉपलेट्स और द वाटर पेपर दे विल बी कंडेंसिंग अप. जो एयर ऊपर उठता है हीट की वजह से, दैट हैज़ अ वेरी लो कंटेंट ऑफ वाटर पेपर, है ना. एंड वो जो है वो ऑल्सो इट विल बी मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर. ओके, ऑलवेज जितना हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे उतना टेम्परेचर कमते कमते जाएगा एंड प्रेशर भी कमते कमते जाएगा. ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होते होते जाएगा. वाटर वेपर्स जो कि बनता है फ्रॉम द वाटर बॉडीज, जितने भी वाटर बॉडीज है वो जब हीट होते हैं तो उसमें से पानी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बनता है. और भी बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग सपोज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ छोड़ो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लेंगे. अगर लाइक कपड़े धोते हैं हम लोग तो उसमें से जो पानी सूखता है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, वो जो पानी सूखता है वो वेपर बन के ऊपर उठता है. ओके, एंड मैनी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी पानी जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है. केमिकल एक्टिविटीज़ में भी ऐसा होता है. ठीक है, so that air will be having a large amount of water vapor and that heated air will rise up, it will expand and again it will be cooling down, and this cooling of air will cause the water vapor to condense, okay, in the form of tiny droplets. The condensation will be forming tiny droplets. tiny droplets form में वो फिर से कंडेंस हो जाएगा. कंडेंसेशन किसके ऊपर होगा? ऑन पार्टिकल्स. okay, on the particles that will be present on the atmosphere. जैसे कि हो गया हम लोग का स्मोक पार्टिकल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या तो फिर कार्बन पार्टिकल्स हो सकते हैं. ये अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर में वाटर वेपर कंडेंस कर सकता है. These particles for now will be called as the nucleus. Okay, nucleus of the cloud we can say that. एंड सेंटर में रहता है हम लोग का न्यूक्लियस, यानी कि ये पार्टिकल, इनमें से कुछ भी पार्टिकल सेंटर में रहेगा एंड देन उसके चारों तरफ में कंडेंस्ड वाटर, वो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके आके लग जाएगा. ओके, इमेजिन दिस टू बी अ न्यूक्लियस और टू बी अ पार्टिकल एंड इसके चारों तरफ ये वाटर ड्रॉपलेट्स आके लग जाएंगे. Once the water droplets will be formed in the air, they will grow bigger by condensation of these droplets. ये और बड़े बड़े साइज में होते जाएंगे, ये लोग और कंडेंसेशन होते होते जाएंगे. ओके, and then ultimately they will be forming a cloud which is also called as the rain cloud. Okay, this is how a rain cloud is formed. and जब वो droplets इतने बड़े हो जाते हैं, इतने heavy हो जाते हैं कि वो लोग फाइनली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, रेन प्रेसिपिटेशन फॉर्म में नीचे उतर के आते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो सारा प्रेसिपिटेशन, रेन प्रेसिपिटेशन होके नीचे उतरता है. ओके, एंड जब भी एयर का टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, दिस प्रेसिपिटेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ऑल्सो नॉट ओनली रेन बट स्नो, स्लीट एंड ऑल्सो द हेलस्टोन्स. ओके, सो ये सारे फॉर्म में भी ये पानी बरस सकता है इफ देयर इज एक्सेसिव
low temperature present. Okay, this is how a rain cloud is formed and how rain is occurring. Okay, and next is the rain pattern. हमारे कंट्री में अगर स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइमेट की बात की जाए, तो इंडियन क्लाइमेट में जो विंड पैटर्न है उसके हिसाब से रेनफॉल के पैटर्न भी डिसाइड होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन climate. So according to the Indian climate, our wind patterns are decide, rainfall patterns are decide. Okay, Indian climate जो है that is strongly influenced by the movement of monsoon winds. Okay, monsoon winds जिस तरीके से बहते हैं, accordingly our Indian climate patterns are decided, and these winds are the winds which will be causing the rainfall across the India. That's why called as monsoon wind, because they will be responsible for causing the rainfall. Okay, जो विंड हम लोग का जुलाई और सितंबर के मंथ में बहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द साउथ वेस्ट मॉनसून. ओके, आप लोग सब ये जियोग्राफी में भी जाने होंगे. ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून इज बिटवीन जुलाई एंड सितंबर. ओके, एंड ये इसमें लगभग 80% ऑफ टोटल रेनफॉल यहाँ से आ जाता है. ओके, 80% ऑफ टोटल रेनफॉल ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आ जाता है. एंड हैवीएस्ट रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, कोंकण, मलाबार. ओके, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है. ओके, एंड टुगेदर विथ द रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी, जो नॉर्थ ईस्ट में नॉर्दर्न रीजन में जो रेन होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी हो सकता है. ओके, एंड इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर अफेक्ट करता है, और इंडिया में बहुत सारे पीपल का लाइफ जो है डिपेंड ही करता है एग्रीकल्चर के ऊपर में, एंड एग्रीकल्चर अल्टीमेटली डिपेंड करता है रेनफॉल पैटर्न के ऊपर में. ओके, सो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया में जो भी मतलब क्लाइमेट सूटेबल होता है मानसून के हिसाब से, उसी हिसाब से वहाँ पे फार्मर्स लोग क्रॉप ग्रो करते हैं. ओके, and it could also affect, the monsoon can drastically affect their farmers life in the north states. Okay, so ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर ऑल्सो देयर. ओके, रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं टीवी वेदर रिपोर्ट्स में बताता है, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और उसमें दिखाता है कैसे क्लाउड बन रहा है, कैसे कहाँ पे बारिश ज़्यादा होने वाली है, किस तरफ कम बारिश होने वाली है. ओके, ऑल दिस यू कैन सी ऑल्सो इन द न्यूज़पेपर्स. आप लोग के ज्योग्राफी बुक में भी डेफिनेटली वो इंडियन रेनफॉल पैटर्न्स दिखाया होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड वी विल लर्न अबाउट द एयर पॉल्यूशन. ओके, वी ऑल नो दैट फ्रेश एयर एंड क्लीन एयर इज नीडेड फॉर आवर लिविंग. हम लोग को हमेशा शुद्ध हवा चाहिए, लेकिन जब एयर डर्टी हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज, may it be human activities, may it be natural activities. okay, natural activities की वजह से भी एयर पॉल्यूट हो सकता है, एयर में गंदगी आ सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डेफिनेटली आता ही है. ओके, सो व्हेन द एयर बिकम्स डर्टी एंड बिकम्स अनफिट फॉर यूज और अनसुटेबल फॉर यूज, देन इट विल बी कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन. और उसके कॉजेस में हम लोग ह्यूमन कॉजेस भी हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेस भी जा सकते हैं. ओके, एंड जो एयर पॉल्यूट हो गया है उसमें जो भी सब्सटेंस आके मिक्स हुआ है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हुआ है, दोज विल बी कॉल्ड एज द पॉल्यूटेंट्स. ओके, जिसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसे हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं. ओके, कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स क्या है हम लोग का एयर पॉल्यूशन के लिए, स्मोक हो गया, ओके, डस्ट हो गया, इवन द स्मॉग, सैंड पार्टिकल्स. बहुत बार तेज हवा चलने से सैंड के पार्टिकल्स भी उड़ के जाते हैं, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर. और भी है, कार्बन पार्टिकल हो गया, हार्मफुल गैसेस जो निकलते हैं फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड्स, ये सब बहुत ही हार्मफुल होता है. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर एयर पॉल्यूटेंट्स, जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं. Now what are the sources of these pollutants? हम लोग घर में रोज झाड़ू मारते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं. ओके, स्वीपिंग करने की वजह से एटमॉस्फेयर में कचरा मिक्स हो सकता है. बर्निंग इज अनदर एग्जाम्पल.
बर्निंग कुड बी ऑफ एनी फॉर्म, हम लोग कचरा जलाते हैं घर में, उसमें से गंदी गंदे धुआं निकलता है। गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू कंब्यूशन और बर्निंग। ओके, ऑटोमोबाइल्स का जो हो गया धुआं निकलना, फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, वॉल्केनोस में से जो लावा वगैरह इरप्ट करता है, वो सब भी लेटर ऑन ठंडा होने के बाद वो पोल्यूट कर सकता है। ओके, दैट एयर इज नॉट फिट फॉर ब्रीदिंग, दिस काइंड ऑफ एयर इज टोटली नॉट फिट फॉर ब्रीदिंग। ओके, बर्निंग ऑफ फसिल फ्यूल इज अनदर एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है कोल पेट्रोलियम जो है उन लोग को जलाया जाता है। दैट ऑल्सो कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ओके, NO2, N2O, NO3, anything could be formed. Okay, उसके साथ साथ क्या बोलते हैं अदर हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर मोनोक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जो भी है। ओके, कार्बन मोनोक्साइड, ऑल दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस। ओके, तो फसिल फ्यूल के जलने की वजह से, कोल पेट्रोलियम के जलने की वजह से इतने सारे पोल्यूटेड गैसेस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। ओके, एंड दिस गैसेस कुड ऑल्सो कॉज एसिड रेन, स्पेसिफिकली ये गैसेस जो है एसिड रेन कॉज कर सकते हैं। बट हाउ? whenever the water will be falling down from the rain cloud, हमने अभी भी जाना रेन क्लाउड कैसे बनता है, तो जब रेन क्लाउड से पानी बरसेगा एंड सपोज एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस प्रेजेंट है, ओके, दीज आर हैवी गैसेस जिसे हम लोग बोलते हैं, इफ दैट वाटर हैपेंस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ दिस गैसेस, से फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में पानी मिक्स हो गया, obviously SO2 plus H2O will be giving us H2SO4, which is sulfuric acid. Okay, so this sulfuric acid will again fall down with the water as acid rain. Okay, this is how acid rain is formed. Okay, vehicular exhaust में भी ऐसे कचरा निकलता है, धुआं मतलब पूरा काला काला धुआं निकलता है, यूवी रेडिएशन से हम लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। ऑल these are some of the air pollutants. Now, air pollution can be reduced by using better methods, that is by suitable fuel selection and plantation. हम जब भी फ्यूल जलाते हैं, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल को जब भी जलाया जाए तो वी मस्ट सिलेक्ट इट, मतलब सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, वी मस्ट फाइंड अ suitable फ्यूल फॉर बर्निंग एफिशिएंटली। ओके, जिसमें लो सल्फर कंटेंट रहेगा, जो इजीली एफिशिएंटली जल जाएगा, ऐसे फसिल फ्यूल्स को हमें यूज़ करना चाहिए एज नेचुरल फ्यूल्स। बाकी दूसरा ऑप्शन क्या है, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर। ओके, प्लांटेशन इज अनदर solution to air pollution. Okay, so these are some of the points of air pollution. We discussed about atmospheric air, and then about the rains, and now about the acid rain and air pollution. Okay, so next we will move on towards the another important natural resource, which is our water. Okay, so water is also found everywhere on the planet Earth. Lakes, rivers, ponds, ponds, oceans. These are some of the water reservoirs. यहाँ पे हम लोग पानी देखने को मिल सकता है हम लोग को. And about 71%, okay, 71% of the earth is covered with water. Okay, and the rest part is land, around 29%. 29, yeah. ठीक है, so वाटर इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग बींग्स ऑल्सो. हम लोग का जो बॉडी भी है वो भी 70 से 90% पूरा बॉडी वेट जो हम लोग का होता है पानी से ही बना हुआ होता है. एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेम एज दैट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका जितना डेंसिटी होता है सिमिलर डेंसिटी वाटर का भी है. एंड ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. हम सबको सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए. लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर. एंड अनदर थिंग दैट इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट मीडियम. वाटर बिकम्स एन इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है. ठीक है, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड पानी के बिना नहीं हो पाएगा. ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से होता है, ब्लड का कंपोजिशन पूरा पानी से बना हुआ है. ओके, so removal of waste, it also could not happen without water. Okay, so water is needed by all the life forms. सारे terrestrial life forms हो
उन सबको पानी चाहिए होता है, जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए होता है, ओके। सो वाटर इज एन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज एन इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट, उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ओके, because it can dissolve anything within it, okay. So that's why it is called as universal solvent. Most of the substances can dissolve in water, and water is also used for many other purposes like household purposes, drinking, preparing food or cooking food, then cleaning, washing, bathing. And the main purpose of water in our country, it is irrigation. Our country is an agricultural country, so irrigation of plants is the most important use of water, okay. And as we said, the sources of water, lakes, ponds, rivers, these are there. Let us now learn about the types of water. You might be getting astonished, what are the types of water? Pani to pani hota hai. But let me tell you, on the basis of on which level we found it on the surface of the earth, it is called as three types of water are there, okay. First one is the surface water. अर्थ के सरफेस में अलग अलग लेवल्स में जो पानी देखने को मिलता है उनको हम लोग अलग अलग नाम दिए हैं. फर्स्ट वन इज द सरफेस वाटर. ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल ऑन द लैंड सरफेस. द सेकेंड वन इज द ग्राउंड वाटर. Groundwater will be available inside the land, inside or below the land, and the other kind is capillary water. This is the third kind of water, okay. The capillary water, it is present in the spaces between the soil particles, okay. जो कि जब हम लोग बारिश वगैरह होता है तो पानी जो नीचे सीप करता है, जो नीचे जाता है उतर के, उस जाने के प्रोसेस मतलब बीच में जो पानी रह गया, मिट्टी के बीचों बीच जो पानी रह गया, उसी को हम लोग कैपिलरी वाटर बोलते हैं, ओके. एंड दैट इज द ओनली वाटर विच इज अवेलेबल टू ऑल द प्लांट्स. ये जो कैपिलरी वाटर है, दिस इज द वाटर विच इज अवेलेबल टू ऑल द plants for doing their life processes. All this water will obviously come from rainfall, and it may also come from melting of snow. Okay, so this all water may come either from melting of snow or from the rainwater directly. And about 2.5% of all this water, okay, only about 2.5% of all this water is fresh water, and major part of this also is found in a frozen form, जिसे हम लोग ग्लेशियल बोलते हैं, ओके. ग्लेशियल आइस, वो फ्रोजन फॉर्म में ही ज़्यादातर पानी देखने को मिलता है. एंड अबाउट ओनली 0.5% ऑफ दिस 2.5% इज अवेलेबल फॉर various activities, okay. 0.5% of this 2.5%, that is only available near us for doing all our various activities, okay. The terrestrial life forms need fresh water to survive because their body cannot get rid of high amounts of dissolved salts, तो हम लोग को पानी की ज़रूरत पड़ती ही है, okay. And the intensity of annual rainfall will differ in our country. रीजन टू रीजन अलग अलग डिफर करता है रेनफॉल का इंटेंसिटी, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव डिफरेंट रेनफॉल जोन्स आल्सो, ओके. लेट अस नो अबाउट देम. द डिफरेंट रेनफॉल जोन्स. फर्स्ट वन इज द वेट जोन. सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट जोन. थर्ड वन इज semi-arid zone, and the last one is arid zone, okay. So on the basis of the amount of rainfall they receives in a particular year, these are the different kinds of zone. Like in the wet zone, it will be a very high fall वाला zone, जिसमें 200 से 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी annually, okay. And the northeastern states of India like the Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Assam, okay, all these states receive a very high rainfall and they come under the wet zone. Intermediate zone includes such areas जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है annually, and it includes the central,
एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश वगैरह। द थर्ड वन इज द सेमी एरिड जोन, यहाँ पे लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होगी एनुअली, ओके, 50 to 100 centimeters, and this includes the western part of India, some parts of Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka as well. Last one is the arid zone, the zone which is having the least amount of rainfall per year, that is only 20 to 40 centimeters of rainfall it will be receiving. And the western part of Rajasthan, the desert part, it is coming under this arid zone, okay. So as we know that water is one of the major resources which decides the life on land, okay. So its availability is utmost important, and it decides the number of individuals of each species, like the plants and animals कितने survive कर पाएंगे वो decide करता है. Together with that it will also decide their ability to survive, okay. किसको कितना पानी चाहिए वो भी important होता है, पानी चाहिए but किसको कितना चाहिए वो भी important होता है, okay. And on that basis we say that availability of water will decide these two things. So it is our responsible to conserve the biodiversity and to make the water available to all of them, okay, in appropriate temperature, in appropriate condition also, okay. Fresh water, जिसको fresh water चाहिए उसको उस हिसाब से, like we have to make it sure that water is available for everybody, and that's how we will manage our water resources, okay. So how do we need to manage water resources? We just need to stop polluting water bodies, okay. Let us see what's water pollution. Water pollution. As we know, the change in the quality of water due to maybe addition or maybe deletion of physical, chemical or biological substances that will make water unfit for use, उसको हम लोग water pollution बोलेंगे, okay. Whatever the change it may be physical, chemical, biological, if it is adding something, if it is deleting something from the water bodies, then it is making the water unfit for use and survival also. That's called as water pollution. And such a water is neither fit for the aquatic organisms to live and nor for the human consumption or use, okay. So what could be the reasons of water pollution? There could be two reasons: point sources and non-point sources, okay. So point sources, what are those? जो वाटर डिस्चार्ज होता है फैक्ट्रीज से, पावर प्लांट से, डैम्स वगैरह से जो डिस्चार्ज होता है पानी, उसको हम लोग पॉइंट सोर्सेज बोलते हैं. एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम दिस सोर्सेज increases the temperature of water, okay, and together with that it adds many poisonous substances to the water bodies. Those are called as the point sources, okay. These are the point sources. And the second one, non-point sources, are those sources like the water coming from the fields, gardens, सीवेज का जो पानी जाता है घरों से, सीवेज वाटर जो जाता है, all these are non-point sources, and water discharged from these sources will add harmful substances to the water bodies, okay. And they will affect the life forms of the water, जो भी पानी में survive करते हैं life forms, उनको affect करेगा ये सारी चीज़ें, okay, harmful चीज़ें सब. And water bodies that are deep, they usually do not show heating due to sun rays, okay, but due to pollution they may increase their temperature, okay. They have really cooler temperature of water at bottom layers as compared to the surface layer, okay. And this also can affect the and this also can affect the life forms, okay. So as we conclude that water pollution means addition of undesirable substance या तो फिर increase in temperature, this means undesirable substance, okay. कुछ ऐसा ऐड कर दिया, या तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाने पे भी हम लोग पोल्यूशन बोल सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज रिमूवल ऑफ desirable substances, okay. These are the three means of water pollution we could conclude about. Next in this video we will learn about the
soil और we may say the land resources. Okay, बेसिकली सॉइल के बारे में जानेंगे. Soil and the minerals which are rich in soil. Okay, soil and the minerals rich in the soil. Soil is a weathered superficial layer of earth's crust. Weathering is a process due to which the soil is formed, and there is a big rock which is called as a parent rock. उसके अंदर वो अगर अंडरगो करता है दिस प्रोसेस वेदरिंग, then वो बाद में later on it will be converting into smaller pieces and forming soil ultimately. And soil is capable of supporting life. प्लांट्स को सपोर्ट करता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर मतलब सर्वाइवल स्पेस देता है. उसमें मिनरल्स लॉक्ड इन होकर रहते हैं सॉइल में. सो डेफिनेटली द प्लांट्स दे डू गेट अ मीडियम टू ग्रो अपन, and soil is a natural medium for them to grow. Okay, the technical study and the independent branch of science which deals with soil study is called as pedology. Okay, Pedology. It is called as pedology. What is soil? Soil is the surface material of earth in which the plants will be growing, and the plants will provide us food, clothing and shelter. Okay, excuse me. So men, animals, everybody are dependent on the plants for their fooding habit. Directly or indirectly, we all are dependent upon the plants, and these plants are dependent on the quality of the soil for their better production. Okay, so we will first learn about different kinds of soil. We will just recall the names. We need not learn about these names. आप लोग बचपन से ही पढ़े हुए हैं. Okay, the alluvial soil, black soil, red soil, mountain soil and desert soil. These are the different kinds of soil that we see. Okay, and the humus, what is it? जितने भी हम लोग का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो वेदरिंग में हेल्पफुल होते हैं, those will get mixed with the products of the dead remains of plants and animals, and they will start decaying it, and then it will form the humus. So humus is the dead remains of plants and animals on the surface of the soil. It will consist of small fragments of basically soil में क्या क्या रहता है, small fragments of humus रहेगा, and together with that mineral या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं mineral salts वहाँ पे देखने को मिलेगा in the soil. Okay, now what are the factors that make the soil? Let us learn about those factors जिसकी वजह से soil बनता है. We already now know that the process is called weathering, but weathering process में अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से अपना रोल प्ले करती है. सन हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो. ओके, these are the four मतलब क्या बोलते हैं उनको, फैक्टर्स ड्यू टू विच सॉइल विल बी फॉर्म्ड. सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट, एंड उसके जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है उसमें, एंड दैट हीट ऑफ द सन विल हीट अप द रॉक ड्यूरिंग द डे टाइम. ओके, दिन के समय में उसी की वजह से क्या बोलते हैं सॉइल हीट अप, वो पत्थर हीट अप हो जाएगा, and that will what will happen, the any substance or any metal we may say it contracts upon heating. Similarly those stone, वो बड़े बड़े पत्थर जो होंगे वो भी contract करेंगे. Okay, they will expand on heating. Okay, not contract, they will expand on heating, and at night when the some sunlight will not be there, it will cool down, and due to which contraction will be occurring, and in this continuous expansion and contraction over a few years of time, it will be producing cracks upon the big rocks, and hence they will be leading to the formation of soil later on. Similarly the water also helps in the soil formation in two ways. Water will firstly enter into those cracks formed by the sun, and then it will फ्रीज. जब वो फ्रीज हो जाएगा ठंडे टेम्परेचर्स में तो वो एक्सपैंड करेगा तो और ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स उसमें डेवलप हो सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, द फ्लोइंग वाटर may carry away hard rocks over a long period of time to long distances.
okay, and that fast flowing water will carry big and small rocks to it, rock pieces to it together with it, एंड वो डाउन स्ट्रीम बहेगा तो ठीक है, अप स्ट्रीम बहेगा तो और भी ज़्यादा मतलब सॉइल अच्छे तरीके से बन सकता है, ठीक है. दिस रॉक्स दे विल जनरली रब अगेंस्ट ईच अदर एंड टू द अदर सर्फेसेस जिसके थ्रू से वो पास कर रहे होंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन वेयर ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स और सॉइल पार्टिकल्स. वी मे से द पेबल्स, ओके, जो नदी किनारे लगे हुए रहते हैं. And those pebbles will be further carried away and deposited down by the path of the flowing water, or maybe due to wind वो लोग flow होके जाएंगे, उड़ के जाएंगे, जैसे भी जाएंगे. Then they will be completing the weathering process to form the soil that we see today. Okay. The third factor is the wind. The fast and strong blowing wind, just like the flowing water, will carry away the sand particles and it will deposit them at other points. The same thing happens with the wind also. Okay, strong winds may even erode some of the rocks down. Okay, erosion भी हो सकता है. Okay, lastly the living organisms. Soil formation is influenced by all the living organisms. The first organisms were the plants to grow on rocks and lichens. Okay, and these lichens they will be releasing certain substances that will break the rock surface into powder. Okay, वो रॉक के सरफेस को ही पाउडर करके रख देंगे. एंड some of the other groups of plants like the moss, they may also further break down the rock, okay, in the same process. And उसके बाद छोटे छोटे हर्ब्स जो होते हैं, श्रब्स जो होता है, ट्रीज जो होता है, ये सब भी आता है सक्सेशन में बाद में धीरे धीरे. ओके, एंड जितना क्या बोलते हैं, द ट्रीज जितना जितना बड़ा बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे वो लोग रूट्स को मजबूत बनाते जाएंगे, विच मीन्स दे विल बी प्लेसिंग देमसेल्फ विद इन द सॉइल वेरी अप्रोप्रिएटली जैसे जैसे वो लोग बड़े होते जाएंगे. ओके, एंड दैट विल ऑल्सो अगेन डेवलप द क्रैक्स. वहाँ पर भी एक्सपेंशन की वजह से क्रैक्स डेवलप होंगे एंड इट विल रिजल्ट इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ more and more big rock particles. Okay, so during weathering of parent rock they turn into soil particles of different sizes. Okay, based on the particle size there are the gravel, silt, clay and loamy. Okay, so these are the four different kind of particles. Gravels are the large sized particles, 2 mm and more in diameter. Then sand are smaller than gravel. Okay, I haven't mentioned the sand. Okay, the silt, clay, they are actually this type of sand only. Gravel is a kind of particle found in the sand. Okay, so sand जो होता है, these are smaller sized particles, and of them the coarse sand and fine sand, we could say that. Coarse sand means उसके particle size थोड़े मोटे रहेंगे, and fine sand means उसके particle size थोड़े छोटे रहेंगे. Lastly the silt particles, they are around 0.2 to 0.002, ठीक है, 0.2 to 0.002 mm in size. यहाँ पर more than 2 mm था. Okay, and the clay particles, they are the smallest sized particles. They are below 0.0002 mm. 002 only single dot or zero. Okay, so this is how the soils or the type of soil are classified on the basis of their particle size. Okay, now this sandy, loamy and clay जैसे मैंने लिखा था. Okay, so this loamy, the last one, it is actually a mixture of clay and sand. Okay, loamy is actually a mixture of clay and sand, and in India that is considered to be the best one for the purpose of agriculture. Okay.